नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं जयपुर से हूँ और स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान नामक एक परिवार का मैं मुखिया हूँ। इस परिवार में राजस्थान के 50,430 से अधिक प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, उनमें काम करने वाले 16 लाख के करीब कर्मचारी और लगभग 50,430 स्कूल्स को मैं अपना सदस्य मानता हूँ। एक मुखिया के तौर पे, एक पिता के तौर पे उनके हितों की रक्षा के लिए जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ और दिल से करता हूँ। इसी सिलसिले में 2014 से मैं इस काम को देख रहा हूँ। इस चर्चा के दौरान बहुत बार ऐसा लगा कि बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वो स्कूल की जगह से भी हो रहा है, कुछ जगह बाकी सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा किया जा रहा है। स्कूलों में जो सिस्टम है उसमें कई बार आए तो हमने इसकी लड़ाई भी लड़ी और स्कूलों के सिस्टम को दुरुस्त कराया, लेकिन सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र हो राज्य हो, उनके द्वारा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ जबरदस्त भेदभाव किया जाता है। मैं आज आपके सामने उनको एक एक रखना चाहता हूं और उनके समाधान का एक रास्ता में जो मेरे दिमाग में आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रत्येक अभिभावक जो इस वीडियो को देख रहा है, जो स्कूल वाला टीचर्स है और जिनके बच्चे किसी गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो इसको जरूर देखें, मंथन मनन करें। हो सकता है आपके मेरे विचार नहीं मिलते हो, पर उस बच्चे के भविष्य के लिए हम सबको बैठ के सोचना पड़ेगा। आपको राजनीतिक दल, विचारधारा और बुराई अच्छाई की सोच से ऊपर उठकर उस बच्चे के हित में, बच्चे के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में मंथन जरूर करना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। आपको अच्छा लगे मेरा साथ दें, नहीं लगे आपकी मर्जी, पर आप सुने जरूर। कानून क्या कहता है बच्चों के मामले में? भारतीय संविधान को पूरा विस्तृत रूप से पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ने की कोशिश की, संविधान विशेषज्ञों से बात करने की कोशिश की। संविधान एसटी, एससी, ओबीसी के आधार पर विशेष प्रावधान करता है, लेकिन बच्चे के मामले में संविधान, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं जो सरकारी और गैर सरकारी के आधार पर भेदभाव करने की बात करे। अब आप सवाल करेंगे क्या भेदभाव हो रहा है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में जो बच्चा टॉपर आता है उसको विदेश में भेजा जाता है, उसका 25 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाती है, पर वहां लिख दिया गया केवल सरकारी स्कूल। अभी लड़कियों को राजस्थान सरकार द्वारा मोबाइल दिया जा रहा है, लिख दिया केवल सरकारी स्कूल। बच्चों को टैबलेट मिलती है। जो बच्चे 5th क्लास, 8th क्लास या 8th, 10th और 12th बोर्ड की परीक्षाओं में जो बच्चे अच्छे 75% से अधिक अंक लाते हैं, उनको मेरिट के आधार पर टैबलेट मिलते हैं। ये बंद कर दिए गए, केवल सरकारी को मिलेगी। एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्तियां आती है। उनके सरकारी गैर सरकारी दोनों के बच्चों से फार्म भराते हैं, लेकिन भुगतान केवल सरकारी को करता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं उन बच्चों के लिए लड़कियों को साइकिल की व्यवस्था है 9th से 12th की, लेकिन नहीं है। एक राष्ट्रीय नामक योजना है, यदि कोई लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ेगी तो ही उसको पैसा मिलेगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप सरकारी में नहीं पढ़ाएं, पर सरकारी में कौन नहीं पढ़ाना चाहता होगा? आप गए होंगे, पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं मिली होंगी तो आप डबल खर्चा करके प्राइवेट में आ गए। पर आपके साथ भेदभाव सरकारी और गैर सरकारी के आधार पे करने का जब संविधान में प्रावधान ही नहीं है, तो सरकारें कैसे भेदभाव करती है? तो बेसिकली मेरा यह, बच्चों के साथ भेदभाव बंद हो। पहली मांग हमारी। दूसरी हमारी जो मांग है कि शिक्षा सेवा काम है, सेवा कार्य व्यवसाय नहीं है। तो यदि स्कूल भी व्यवसायीकरण करता है तो उन पे लगाम लगे, हम ये भी मांग करते हैं। एक स्कूल वाला होने के बावजूद मेरी ये मांग है और हमने घोषणा पत्र में कांग्रेस बीजेपी दोनों के ये डलवाया भी कि जो क्योंकि शिक्षा रोजगार तक चले, यहां तक ठीक है, लेकिन इसके आधार पे आप व्यवसायीकरण करो, ये उचित नहीं कहा जा सकता। संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट में इसकी रोक है, लेकिन सरकार भी तो व्यवसायीकरण नहीं करे। मैं दुर्भाग्य से पिछले 10 साल के अध्ययन के आधार पर कह सकता हूं सरकार जबरदस्त व्यवसायीकरण कर रही है, और जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल वाले आपसे पैसा लेते हैं। अल्टीमेट बाहर ध्यान रखिएगा, आप कानून में एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, प्राइवेट स्कूल खुद जेब से कुछ नहीं करेगा। उसकी आय का एकमात्र स्रोत आपका बच्चा है। बच्चे से जो फीस आती है उसी फीस के आधार पे वो सारे खर्चे चलाता है। अब सरकार क्या करती है? इसको कहने को तो सेवा मान के खुद तो कानून लागू कर देती है, पर जब खुद की बारी आती है तो सेवा नहीं मानता, व्यवसाय मानती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, जब शिक्षा सेवा है तो बिजली का बिल कॉमर्शियल क्यों लगता है स्कूल में? अब वो कॉमर्शियल बिल में जब 12-13 रुपए यूनिट चुकाता है तो आपके बच्चे से वसूलता है। जब सेवा है तो यूडी टैक्स क्यों लगता है? उस यूडी टैक्स का खर्चा वो आपसे वसूलता है। उसके अलावा क्रीड़ा शुल्क नाम पे पैसा लेती है सरकार। बच्चा खेले चाहे नहीं खेले, क्रीड़ा शुल्क सरकार को जमा कराओ ताकि सरकारी बच्चे खेल सके, वो शुल्क आपके लगता है।
5वीं बोर्ड का शुल्क नहीं लगना चाहिए, कानून में प्रावधान नहीं है, फिर भी सरकार 50 रुपए मांगती है, वो आपके बच्चे के लगता है। आरटी के बच्चों को ड्रेस देने का नियम है, नहीं देती, वो शुल्क आपके लगता है। प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाने की छूट देती है, लेकिन पैसा सरकार के भुगतान का देती है। ये बहुत सारे अन्याय हैं जो आपके बच्चे के साथ होते हैं, और वो सारा खर्चा कहीं न कहीं पेरेंट्स की जेब से लगता है। यहां मैं एक चीज और कहूंगा, गौर से सोचिएगा, आप तो डबल मार खा रहे हो। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चे डबल मार खा रहे हैं, उनके पेरेंट्स। एक तो सरकार को टैक्स देते हैं, और सरकार को टैक्स देते, सरकार की ड्यूटी थी कि आपको स्कूल देती, पर सरकार नहीं दे पाई। ये जो स्कूल है उसमें वो सुविधाएं नहीं दे पाई जिससे आपका बच्चा वहां पढ़ता। अब आप प्राइवेट में भेज रहे हो तो वहां भी आपके बच्चे को लूटने का पूरा तरीका सरकार ने निकाल दिया। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के नाम पे करोड़ों रुपए सरकार प्राइवेट स्कूलों से वसूलती है, और उनसे लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल खरीद के सरकारी बच्चों को देती है। परीक्षा के नाम पे शुल्क आपसे लेता है और परीक्षा सरकारी बच्चा देता है। यह अन्याय किया जा रहा है। हम स्कूल की तरफ से बोलते हैं तो हमारा मुंह दबा देते हैं, पर इस बार मैंने सोचा है कि मेरे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम सामने लेके आए, पेरेंट्स के सामने। आप एक एक तथ्य को देखिए, और तथ्य को देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई में आपके बच्चों के साथ सरकार अन्याय करी है, तो आप उठ खड़े हो अपने बच्चे के साथ, इस लड़ाई को मिलकर लड़े। तो मैंने बता दिया कि हम जो कर रहे हैं वो संविधान के तहत कर रहे हैं। संविधान कहीं इजाजत नहीं देता। नंबर 1, हम क्या चाहते हैं, सरकार भेदभाव बंद करे, ये भी ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, विद्याधर नगर जो है उसके स्टेडियम में एक बाल संसद का आयोजन कर रहे हैं। इस बाल संसद में मंच पे हम नहीं होंगे, मंच पे एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होंगे जो इस बाल संसद की अध्यक्षता करेंगे, ताकि लीगल बात हो। एक संविधान का विशेषज्ञ होगा जो बच्चों के सवालों का संविधान के अनुसार जवाब देगा। हम सरकार के प्रतिनिधि को, केंद्र और राज्य सरकार को बाकायदा इन आरोपों की चिट्ठी भेज के एक एक प्रतिनिधि उनका बुलाएंगे, नहीं आएंगे तो उनकी सीटें खाली रहेगी। हम राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट करके एक प्रतिनिधि उनको, बाल संरक्षण आयोग से रिक्वेस्ट करके एक प्रतिनिधि उनका, एक तरफ सरकारी सिस्टम के प्रतिनिधि मौजूद होंगे और एक तरफ मंच पे हमारा बच्चा बच्ची होंगे और उनके माँ बाप। हम में से कोई नहीं होगा। इन सारे सवालों को बच्चा पूछेगा, संविधान विशेषज्ञ लिखित में जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद जो अध्यक्ष महोदय रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे वो फैसला लिखेंगे। इससे एक निर्णय पारित होगा, एक संकल्प पत्र पारित होगा। सामने पूरे मीडिया के, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करके उनको बुलाएंगे। वो जर्नलिस्ट होंगे सारे सामने, ये सारे बैठकर ये फैसला करेंगे कि वाकई में बच्चे ने जो मांग उठाई वो जायज है। लीगल तौर पे वकील बता देगा, वहां जो पैनलिस्ट है, जर्नलिस्ट बता देंगे, सारे शिक्षा विभाग के रिटायर्ड पूर्व अधिकारी भी हम बुलाएंगे जो विषय विशेषज्ञ होंगे। उन सबके आधार पर एक संकल्प पारित होगा। दोनों राजनीतिक दलों के 2-2 प्रतिनिधि बुलाएंगे, उनको बोलने का मौका जरूर नहीं होगा। वो आएंगे, वो बैठेंगे, और वो अपने दल की अगर रूपरेखा रखना चाहें कि हमारे दल को फैसला करके लाया है, क्योंकि हम उनको लेटर कल परसों दे देंगे, उनको भी पूरा मौका देंगे कि वो अपने दल से विचार करके वहां आए। अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं आते हैं तो उनकी सीटें भी रहेंगी। हम उनको ज्ञापन देंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, और सरकार से 7 दिन में 10 दिन में इस पर निर्णय करने का निवेदन करेंगे। ये हमारा तरीका होगा। कौन कौन आएगा अतिथि में मैंने बता दिया। अतिथि कोई नहीं होगा, केवल मंच पे जो होंगे वो प्रतिनिधि होंगे। सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, जज साहब हो सकते हैं, इस तरह के होंगे बच्चों के प्रतिनिधि। जनता के रूप में केवल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, उन जागरूक नागरिकों को भी हम आमंत्रित करेंगे जो आए और इस बात को देखें कि वाकई में कितना अन्याय हो रहा है। बच्चे आएंगे 5th क्लास से ऊपर के, और छोटी क्लासों के बच्चों के माँ बाप उनको लेकर आएंगे, और माँ बाप को बुलाया हमने। सारी क्लास के जितने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको, उनके पेरेंट्स को हम सादर आमंत्रित करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये आपके बच्चों का सवाल है, आप आएंगे, निश्चित रूप से इस मांग को प्रकटता मिलेगी। सवाल क्या होंगे जो मैंने बता दिया, 3 सवाल होंगे कि क्या भारतीय संविधान सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के आधार पर बच्चों को भेदभाव करने की इजाजत देता है। अगर इस सवाल का जवाब आया देता है तो हम चुप हो जाएंगे, और अगर आया नहीं देता, जो कि मेरी जानकारी के अनुसार नहीं देता, तो फिर हमारा दूसरा सवाल होगा, जब संविधान इजाजत नहीं देता तो सरकारी फंड से बनी समस्त योजनाएं जो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनमें जो अब तक लागू है उनमें इन बच्चों की बराबर भागीदारी हो। सरकार ऐसा आदेश जारी करे, और जो पार्टी दल में है वो संकल्प पत्र के आधार पर अपने घोषणा पत्र में डाले और सरकार बनने पर लागू करे, और जो विपक्ष में है वो सरकार पर दबाव डाले कैसी योजना को लागू करे। ये हमारा संकल्प पत्र पारित होगा। तीसरा, शिक्षा का व्यवसायीकरण रुके, तो नई स्कूल व्यवसायीकरण करे, और सरकार के भी ऐसे जो आदेश हैं जो व्यवसायीकरण को बढ़ावा देते हैं उनमें सरकार भी लगाम लगाए।
जैसे मान्यता शुल्क सरकार 500 गुना बढ़ा देती है तो अल्टीमेटली बच्चे के लगेंगे, बिजली का बिल कॉमर्स लेते हैं अल्टीमेटली बच्चे के लगेंगे, उन चीजों को सरकार भी रोके। ये 3 हमारी मांग होगी, संकल्प पत्र पारित होंगे। आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, चुनाव के टाइम ये बात क्यों याद आती है? डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सवाल आया, ये ठीक है, पर इसका जवाब भी बहुत ठीक है। इसलिए होते हैं कि चुनाव के समय सरकार और पार्टी लोगों को ध्यान से सुनती है, वरना बाकी टाइम नहीं सुनती। आप खूब चिल्ला लो, मैं तो लगभग 9-10 साल से चिल्ला रहा हूं, और हर बार चुनाव के टाइम थोड़ा बहुत चिल्लाता हूं तो सुनती है, लेकिन बाकी कतई नहीं सुनती। इसलिए चुनाव के टाइम ये कर रहा हूं। कोई सवाल हो सकता है मैं किसी पार्टी के लिए कर रहा हूं क्या? दूर दूर तक नहीं कर रहा। वहां पर किसी पार्टी का किसी प्रतिनिधि नहीं होगा। जो आएंगे 2 दलों के प्रतिनिधि के रूप में आएंगे, किसी पार्टी का एक का नहीं आएगा, और नहीं उनके लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। हाँ, उनको देखने सुनने बुला रहे हैं ताकि वो आंखों से देखकर जाएं और जाकर अपने दल को बात बताएं, इसलिए हम उनको बुला रहे हैं। अच्छा, मान लिया जाए बच्चों के हित में कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स के सवाल हो सकते हैं, पर हम क्यों आए? आखिर फायदा किसका होगा? आपके बच्चे का। अगर छात्रवृत्ति मिलती है, अगर वो मिलने लगी तो क्या आपकी फीस कम नहीं होगी? आपको राहत नहीं मिलेगी? अगर आपके बच्चों को किताब कॉपी ड्रेस सरकारी बच्चों को देते जदीद, आपको राहत नहीं मिलेगी? मिड डे मील की व्यवस्था सरकार कर दे, आपको राहत नहीं मिलेगी? बताइए मुझे, आप गैस में सब्सिडी क्यों लेते हैं? आप राहत मिलने के लिए लेते हैं ना। तो डेफिनेटली ऐसी जो सरकारी सुविधाएं, और ये सरकारी कहां से आई? ये आपके पैसे की सुविधाएं हैं, याद रखो। टैक्स आपने दिया है और फिर फीस भी आप दे रहे हो, तो आपको डबल मार हो रही है। तो यदि इसमें थोड़ी सी रिलीफ सरकार द्वारा मिल जाए तो क्या गुनाह है? सिंपल सा सोचेगा, और आना आप ही को पड़ेगा। जब तक आप नहीं आएंगे इस मांग को नहीं मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो ये बल मिलेगा और इनको फायदा मिल सकता है। आप कुछ लोगों सवाल होंगे, चलो मान लिया सारी बातें ठीक है तो क्या करें? आप उस दिन जरूर आए, अपने बच्चे को भी लाएं, खुद भी आए, और कोशिश करें खुद के साधन से आए, और अपनी आंखों से इस पूरे मंजर को देखें, पूरी व्यवस्था को देखें, उस अन्याय को सुने, उन जजों के भाव सुने, उन नेताओं जो मीडिया के कर्मी हैं उनका जवाब सुने कि कैसे वाकई में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय का क्या जवाब है। इसके लिए 2 काम जरूर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। एक, माहौल बनाएं, मेरे इस वीडियो को घर घर पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि कांग्रेस बीजेपी के जो नेता है, छोटे बड़े या जो लोग हैं या अफसर हैं, उनको पता चले कि कैसे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। वो अपने दल तक इस बात को पहुंचाएं और वो दल घोषणा पत्र में शामिल करें या दल डरें। जो सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपनी सरकार को आचार संहिता लगने से पहले इसका फैसला कर दें कि यार हमारे खिलाफ कहीं जनमानस नहीं हो जाए। जो पार्टी सत्ता में नहीं है, केंद्र में है, वो केंद्र वाले केंद्र का फैसला करें। दोनों सोचने को मजबूर हो और बच्चों के हित में फैसला हो सके। आप में से एक नेगेटिव सवाल हो सकता है, क्या गारंटी है कुछ होगा? डेफिनेटली गारंटी कोई नहीं दे सकता, मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है, पर एक गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप आएंगे तो कुछ होने की संभावना बनेगी, और यदि आप नहीं आएंगे तो ये गारंटी है कुछ नहीं होने वाला। और दुर्भाग्य से ऐसा होता आ रहा है। हमारी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बैठ चुकी है कि किसी काम को करने से पहले हम गारंटियां मांगते हैं। कौन गारंटी दे? कहां से दे गारंटी? मैं सरकार हूं, मैं सत्ता हूं, मैं फैसला करने वाला हूं, मैं कोशिश करने वाला हूं, और कोशिशें कामयाब होती है, ये ध्यान रखें। मेरा प्रत्येक पेरेंट से, प्रत्येक टीचर से, प्रत्येक स्कूल संचालक से आग्रह है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, और उसके बावजूद इसको फैलाएं, और 7 अगस्त को इतनी बड़ी संख्या में विद्याधर नगर में उमड़े कि इन सत्ताओं को पता चले कि अब पेरेंट्स जाग गया है, वो अपने बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देगा। जय हिंद, जय भारत।